दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये 21वां भाग है, जिसमें हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक, सरकार के प्रमुख अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता यानी राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 21। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है उसको हम संघवाद से ले रहे हैं। संघवाद यानी फेडरलिज्म। तो संघवाद से संबंधित जो प्रश्न है वो पहला है कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है। कारण है कि यह केंद्र और इकाइयों के मध्य विवादों का समाधान करती है। तो सही उत्तर क्या है? दोस्तों, सही उत्तर है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। संघीय व्यवस्था आप जानते हैं कि इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, क्योंकि केंद्र और राज्यों यानी केंद्र और इकाइयों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका समाधान आसानी से किया जा सके। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है, ये आपका कथन है। और कारण है कि शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं, जैसे युद्ध राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीक की राजनीति और आर्थिक अनुदान की राजनीति और दलीय राजनीति। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है, क्योंकि संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि शक्तिशाली केंद्र के लिए युद्ध राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीक राजनीति, आर्थिक अनुदान और दलीय राजनीति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, पहला है शक्तियों का बंटवारा, दूसरा है शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका और चौथा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। शक्तियों का पृथक्करण और प्रधानमंत्री के नेतृत्व, इन दोनों की व्यवस्था नहीं की गई है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 3, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो है संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है और शक्तियों का पृथक्करण जो है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? देखिए, ऑप्शन है प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती हैं, नहीं। राजनीतिक दल सर्वोच्च होते हैं, नहीं। शक्तियों का एकत्रीकरण होता है, ऐसा भी नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता। तो दोस्तों, संघात्मक ढांचे की महत्वपूर्ण विशेषता संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और इकाइयों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है वो संविधान के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है, संघीय शासन की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन है आपके अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सदनी विधायिका और केंद्र और इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। तो दोस्तों, ऊपर जो संविधान के रूप दिए गए हैं, अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता और एक सदनी व्यवस्था, ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, जबकि केंद्र और इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन ये संघीय शासन की विशेषता में आती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण क्या नहीं है? एकात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायालयों के अधिकार। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान में एकात्मक प्रकार की सरकार की व्यवस्था नहीं की गई है। शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया गया है और यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता और न्यायालयों के प्राधिकार हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो सही उत्तर है एकात्मक सरकार भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, जो शब्द है संघवाद के लिए प्रयोग किया जाता है फेडरलिज्म, फोडस शब्द से ग्रहण किया गया है, ये किस भाषा से
लिया गया है। तो दोस्तों फेडरलिज्म या संघवाद शब्द फोडस से ग्रहण किया गया है। ये लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में फोडस का अर्थ जो होता है वो होता है संधि या समझौता। तो शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था आधुनिक युग की देन है। कुछ विद्वान 13वीं-14वीं शताब्दी में ही संघात्मक शासन की झलक देखते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आधुनिक युग में इसका प्रारंभ 1787 में अमेरिका के संविधान की रचना के साथ होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है आपके शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय और लिखित संविधान। तो दोस्तों न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय जो हैं ये अमेरिका के संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। अमेरिका के संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व है और लिखित संविधान है, लेकिन न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय इसकी विशेषता नहीं है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका के जिस संविधान का निर्माण हुआ था उसमें एक संघात्मक व्यवस्था स्थापित करने की बात की गई थी, जिसमें लिखित संविधान, संघात्मक संविधान, अवरोध और संतुलन का संबंध, सरकार के तीनों अंगों के मध्य अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और प्रतिनिधि गणराज्य, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्ति विभाजन, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, जनता की प्रभुत्व शक्ति संपन्नता, लूट प्रथा और दोहरी नागरिकता जैसे विचार लागू किए गए थे। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है आपके लिखित संविधान और शक्ति विभाजन, लिखित संविधान और संसदीय संप्रभुता, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो दोस्तों संघीय व्यवस्था में प्रायः लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघवाद की विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, दोहरी नागरिकता, संघ से अलग होने का अधिकार और शक्तियों का विभाजन। तो दोस्तों संघवाद की एक विशेषता संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संघ से अलग होने का अधिकार किसी भी संघात्मक प्रणाली की विशेषताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सहयोगी संघवाद का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है अमेरिका, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड और कनाडा। तो सही उत्तर है अमेरिका सहयोगी संघवाद का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों ने आपस में मिलकर संघ की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है? ऑप्शन है आपके मॉरिस जोन्स, केसी वियर, लिविंगस्टोन या फिर ग्रैनविल ऑस्टिन। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप डबल स्टार या ट्रिपल स्टार में अलग से नोट कर लीजिए। सहयोगी संघवाद के रूप में भारतीय संघवाद को कौन परिभाषित करता है? तो ये विचारक हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, और ये आप अलग से नोट कर लीजिए। ग्रैनविल ऑस्टिन की पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इन्होंने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है, और ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में एक बिंदु पर समानता पाई जाती है, वो कौन सा है? ऑप्शन है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार का होना, और केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। तो ये जो ऑप्शन डी है आपका, ये भारतीय और अमेरिकी संघवाद की कॉमन विशेषताओं में शामिल है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद होने पर ये सर्वोच्च न्यायालय इसमें मुख्य पंचायत करने वाला या मुख्य न्यायकर्ता होगा। दोस्तों पूर्ण विकसित संघात्मक शासन प्रणाली में 3 विशेषताएं जरूर होनी चाहिए। एक तो संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा संघ सरकार और इकाइयों यानी राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, और तीसरा एक सर्वोच्च न्यायपालिका जो कि संघ और इकाइयों में कोई विवाद होने पर उसका समाधान करे। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद से इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में, ऑप्शन देखिए, अवरोध और संतुलन प्रणाली है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि दोनों जगह एक सर्वोच्च न्यायालय है जो संघ और राज्यों के बीच कोई विवाद होने पर उसका निपटारा करता है। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आप अलग से नोट कर लीजिए। किसने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा था? ऑप्शन है आपके
मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, मारस एफ फांडा और केसी वेयर। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को क्या कहा है, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन सौदेबाजी के संघ के रूप में मॉरिस जोन्स ने परिभाषित किया है भारतीय संघवाद को। तो आप अलग से नोट कर लीजिएगा, मॉरिस जोन्स भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन में संघीय दृष्टांत या संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली है और समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत संघात्मक, ये सही सुमेलित है। ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन है, अमेरिका में संघात्मक शासन है, ब्रिटेन में संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक शासन है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट किस नाम से विश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, विशुद्ध संघवाद, शास्त्रीय संघवाद, अर्ध संघवाद या प्राचीनतम संघवाद। तो सही उत्तर है भारतीय संघ न तो पूर्ण रूप से संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है, न तो पूर्ण रूप से एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है, इसलिए इसे जो है सर्वोत्कृष्ट नाम से अर्ध संघवाद या सेमी फेडरलिज्म नाम से जो है विश्लेषित किया जा सकता है। और केसी वीयर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय प्रणाली कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति का नेतृत्व, एक लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत में और विशेषताएं तो पाई जाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति का नेतृत्व नहीं है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एक देश में एकात्मक व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, चीन, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं बल्कि वहाँ पर एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। कुछ महत्वपूर्ण संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। एकात्मक शासन वालों में ब्रिटेन, फ्रांस और चीन आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कैबिनेट शासन प्रणाली ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण पर काम करती है। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन की प्रक्रिया होती है और एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। तो आप सही ढंग से इसका मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों तरह की सरकारों का मिश्रण है? तो ये आपको याद होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था फ्रांस में है जहाँ पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ब्रिटेन एकात्मक, ये सही सुमेलित है। अमेरिका एकात्मक, ये नहीं सुमेलित है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया संघात्मक सही है और भारत भी संघात्मक व्यवस्था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य पद्धति का सार है कि केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। ऐसी संघ व्यवस्था है, उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है पूरक संघ व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक संघ व्यवस्था, सहकारी संघ व्यवस्था या फिर सौदेबाजी की संघ व्यवस्था। तो सही उत्तर है ऐसी व्यवस्था को सहकारी संघ व्यवस्था कहा जाएगा जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग की भावना, निर्भरता और सामंजस्य पाया जाता हो। अगला प्रश्न है, जो विचारक राज्यों को संघों का संघ यानी एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी या फिर बहुलवादी। तो राज्य को संघों का संघ मानने वाले विचारकों को बहुलवादी विचारक कहा जाता है। दोस्तों 20वीं सदी में बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ।
बहुलवादी न तो अराजकतावादी न श्रम आधिपत्यवादियों की भांति राज्य का अंत चाहते हैं, न ही राज्य को सर्वशक्तिशाली रूप में स्वीकारते हैं। ये राज्य और समाज को पर्यायवाची नहीं मानते, वो मानते हैं कि राज्य जो है समाज का एक समुदाय है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो बहुलवादी विचारक हैं लास्की, इनका मानना है कि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य संघों का एक संघ है, किसने कहा है? ऑप्शन है अरस्तू, हाब्स, लाक और लास्की। तो सही उत्तर है राज्य संघों का एक संघ है। ये कथन अरस्तू का है, क्योंकि अरस्तू जो है कहते हैं कि राज्य का सबसे पहले परिवार, फिर गांव के द्वारा कई गांव के जुड़ने से राज्य का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो दोस्तों ये लाक का विचार है, क्योंकि हाब्स का विचार लाक के विचार से पूरी तरह से भिन्न है। हाब्स जहां प्राकृतिक अवस्था को जो है परस्पर युद्ध, अविश्वास और हिंसा की अवस्था मानता है, लाक वहीं शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहायता की व्यवस्था मानता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो सही उत्तर है बिल ऑफ राइट्स या मानवाधिकार जो थे, मौलिक अधिकार, ये प्रथम 10 संशोधनों द्वारा 1791 में जोड़े गए थे। यहाँ पर नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया था और इन संशोधनों को सामूहिक रूप से अधिकार पत्र या बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों सरकार के अंगों में प्रमुख व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित प्रश्नों को। सबसे पहले हम देखेंगे व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके बेंथम, जे.एस. मिल, के.सी. व्हीयर, डायसी। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कथन जे.एस. मिल का है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, भारत में विधायिका को किस देश के नमूने पर निर्मित किया गया है? ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। तो सही उत्तर है भारत में विधायिका ब्रिटेन के नमूने पर विकसित हुई है। और भारत में जो व्यवस्था है विधायिका की व्यवस्था, इसको द्विसदनात्मक व्यवस्था या संसदात्मक व्यवस्था कहा जाता है। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और एक महत्वपूर्ण तथ्य या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों का या अन्य देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से, आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, संघ राज्यों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है भारत, चीन, पुर्तगाल या टर्की? तो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और द्विसदनात्मक प्रणाली संसदात्मक शासन का प्रमुख लक्षण है। चूंकि भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो सही उत्तर है, ऐसे याद होना चाहिए बिना आपको ऑप्शन देखे, कि सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था संसदीय शासन पद्धति में पाई जाती है, क्योंकि इस व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं और विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के कारण मंत्रियों को अपने कार्यों का उत्तर विधायकों को लोकसभा में देना पड़ता है। ये जवाबदेही सामूहिक होती है, इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है आपके परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएं या फिर विधानमंडल। तो सही उत्तर है विधानमंडल कानून के सर्वमान्य स्रोत हैं, क्योंकि संविधान निर्माण या कानूनों का निर्माण का कार्य विधानमंडल, विधायिका या संसद का होता है। अगला प्रश्न जो है, आधुनिक समय में अनेक कारणों से व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन करिए। ऑप्शन है आपकी
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, देखिए प्रदत्त विधायन की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा और प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रदत्त विधायन, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान और प्रशासन संबंधी बढ़ती जटिलताओं के कारण कार्यपालिका का महत्व अधिक बढ़ता जा रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है यानी रिपब्लिक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन है आपके राज्याध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। यह कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का यूनियन है, दोनों और कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है या भारत को गणतंत्रात्मक राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र का प्रधान जो होता है उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, ये वंशानुगत नहीं होता है, इसलिए भारत गणतंत्रात्मक राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या लक्षण क्या है? तो सही उत्तर है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधायिका से संबंधित या व्यवस्थापिका से संबंधित प्रश्नों को हल करने के बाद आइए देखते हैं कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कार्यपालिका से संबंधित पहला प्रश्न है कि शासन के एकात्मक स्वरूप में क्या होता है? तो देखिए कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका के सदस्यों से होता है और एक दलीय व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर अगर जो उत्तर की बात करें तो कोई भी विकल्प शासन के एकात्मक स्वरूप से संबंधित नहीं है, क्योंकि देखिए कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन में होता है, शक्तियों का विभाजन संघात्मक व्यवस्था में पाया जाता है, संसदीय व्यवस्था की विशेषता जो होती है कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका से होता है और एक दलीय व्यवस्था। दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अगला प्रश्न है कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष होने का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? ऑप्शन देखिए अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और चीन। तो सही उत्तर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में कार्यपालिका नामधारी अध्यक्ष होता है क्योंकि यहाँ पर जो कार्यपालिका का नाम मात्र की कार्यपालिका राजा को कहा जाता है और वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद करती है। अगला प्रश्न है किस देश में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है? ऑप्शन है आपके नेपाल, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड। तो सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों वाली कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है और कार्यपालिका में शामिल जो 7 सदस्य हैं शक्ति और उनके प्रयोग में समानता है। तो बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दोस्तों हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप अनुमान लगा लीजिए, आप जानते भी होंगे। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज और इसमें उन्होंने जो है नियंत्रण और संतुलन यानी जो है कंट्रोल और बैलेंस, तो कुल मिलाकर नियंत्रण और संतुलन या शक्तियों के पृथक्करण का विचार मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सही उत्तर है मॉन्टेस्क्यू और मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक सिविल गवर्नमेंट और द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण संबंधी विचार मिलते हैं। अगला प्रश्न है संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही उत्तर है संसद के निचले सदन के प्रति संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? दोस्तों कार्य जैसे व्यवस्थापिका या जो विधायिका होती है उसका कार्य कानून बनाना होता है, उसी प्रकार कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानूनों को लागू करना या फिर प्रशासन चलाना होता है। अगला प्रश्न है संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किस में निहित होती हैं? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति। तो दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
अगला प्रश्न है, कौन सा केवल संसदात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साम्राज्ञी या प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री केवल संसदात्मक शासन व्यवस्था वाली प्रणाली में पाया जाता है। वो विधायिका में या व्यवस्थापिका में संसद में बहुमत दल का नेता होता है और विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक शासन व्यवस्था में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका। तो सही उत्तर है दोस्तों संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु संसद होती है और इसका सर्वप्रमुख उदाहरण ब्रिटेन होता है। और ब्रिटेन में संसद की शक्तियों पर कोई रोक नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। भारत के संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्तियाँ निहित करने के संबंध में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है, लेकिन संविधान में, भारत के संविधान में हम भारत के लोग, इसमें ये कहा जाता है कि संप्रभुता का निवास भारत के लोगों में है। अगला प्रश्न है, जीरो बेस बजट या शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? ऑप्शन है रीगन द्वारा विस्कॉन्सिन के बजट द्वारा, निक्सन द्वारा ओहायो के बजट द्वारा, आइजनहावर द्वारा न्यूयॉर्क के बजट द्वारा और जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा। तो सही उत्तर है शून्य आधार बजट या जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को जिमी कार्टर के जॉर्जिया बजट द्वारा मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? ऑप्शन है वाद विवाद तथा बहस, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या सदन से बहिर्गमन। तो दोस्तों लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए सदन से बहिर्गमन, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, अल्पकालीन चर्चा, ये सभी का उल्लेख है। लेकिन सदस्य सार्वजनिक मामलों पर चर्चा उठाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव या संकल्प लाते हैं, सदन तथा सरकार का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते हैं। वाद विवाद आरंभ करने के लिए उक्त उपायों के प्रयोग के लिए दोनों सदनों की प्रक्रिया में नियमों की शर्तें दी जाती हैं और संसद से बहिर्गमन लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए उपयुक्त तरीका नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्ता का विलय एक विशेषता है, किसकी? ऑप्शन है संसदीय सरकार की, अध्यक्षात्मक सरकार की, इनमें से कोई नहीं और इनमें से किसी की नहीं। तो सही उत्तर है सत्ता का विलय संसदीय सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिली होती हैं। आप जानते हैं कार्यपालिका के सदस्य संसद के ही सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार में कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? ऑप्शन है राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कैबिनेट या मंत्रिमंडल जो होती है वो वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो सही उत्तर है कानूनों को लागू करना। जिस प्रकार से व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना है, उसी प्रकार कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानून को लागू करना है और न्यायपालिका का कार्य कानून पालन न करने वालों को दंड की व्यवस्था करना है। अब आइए देखते हैं दोस्तों शासन के या सरकार के तीसरे प्रमुख अंग न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन है आपके एम हिदायतुल्ला, पी.एन. भगवती, एम अहमदी और ए.एस. आनंद। तो दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, जटिल है। भारत में जो न्यायिक सक्रियता की व्यवस्था आई, लोकहितवाद, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत जो है इसमें क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश P.N. भगवती द्वारा 1979 में हुसैन आरा खातून केस में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। और इसे देखिए, जिस समय P.N. भगवती ने ये याचिका स्वीकार की थी वो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है आपके विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाना, विधायिका द्वारा न्यायाधीशों का मनोनयन और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो दोस्तों न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है किस पर? तो इंग्लैंड की शासन प्रणाली पर, अमेरिका की शासन प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर या फिर ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर? तो सही उत्तर है, भारत की न्याय प्रणाली काफ़ी हद तक अमेरिका की शासन प्रणाली पर आधारित है। और भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की व्यवस्था अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से ली गई है। अगला प्रश्न है, न्याय पंचायत कार्य करती है? न्याय पंचायत कार्य करती है केवल सभी भारतीय राज्यों में, सभी और भारतीय राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में? तो सही उत्तर है दोस्तों, न्याय पंचायत जो है ये कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में काम करती है। भारत में न्यायपालिका क्या है? ऑप्शन देखिए, स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है या फिर प्रधानमंत्री के अधीन है? तो दोस्तों, भारत की न्यायपालिका या जुडिशरी स्वतंत्र और निष्पक्ष मानी जाती है। ये निश्चित करती है कि देश का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 126 में किया गया है और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 129 में की गई है। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? ऑप्शन है आपके विधायिका, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका और प्रेस। तो सही उत्तर है, संघीय व्यवस्था में दोस्तों जुडिशरी या न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के लिए जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो 3 अंग हैं उनमें से एक प्रमुख है और ये जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जब कार्य करती है तब किसी भी देश का शासन बहुत अच्छे ढंग से चलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? देखिए, जहाँ पर नाट या नहीं शब्द आता है किसी भी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न में, तो आप उस प्रश्न को बहुत चौकन्ने होके ध्यान दीजिए। ऑप्शन देखिए कि कौन सी जो है भारत और यूएस के संघीय व्यवस्था की एक समान विशेषता नहीं है। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, ये दोनों की विशेषताएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, दोनों की विशेषताएं हैं। न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय, ये नहीं है। लिखित संविधान, दोनों संविधान यानी यूएसए और भारत में हैं। न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय, ये भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान और भारत। तो सही उत्तर है, इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च दीवानी और फौजदारी अपीली न्यायालय होता है। और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का आधार विधि के शासन का सिद्धांत है। जूरी व्यवस्था ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है और ब्रिटिश न्यायपालिका के अधीन संपूर्ण देश में एक रूप न्यायालयी व्यवस्था का अभाव है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से अलग किस रूप में है? ऑप्शन देखिए, संविधान के संरक्षक की भूमिका में, सलाहकार की भूमिका में, देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधिकारी की भूमिका में और अपने रिक्त अधिकार क्षेत्र में। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के उच्चतम न्यायालय की भूमिकाएं जो हैं सलाहकार की भूमिका में एक दूसरे से अलग हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो विधिक महत्व के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा रखे गए विधिक तथ्य पर उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ये परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार जो है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता, ये विचार किसके हैं? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, केटी शाह या फिर DS सेठ यानी दामोदर स्वरूप सेठ। तो दोस्तों, ये कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है और
उन्होंने माना है कि कोई भी न्यायाधीश या न्यायालय व्यवस्थापिका का तीसरा सदन अपने आप को नहीं बना सकता है। देखिए, ऑस्टिन ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक कहा है। ए कृष्णस्वामी अय्यर भारतीय संविधान का भावी स्वरूप बहुत कुछ सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उसके द्वारा दिए गए निर्देशों पर निर्भर होगा कहे हैं। और यमवी पायली का मानना है कि अपनी विधिक और व्यापक शक्तियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय देश के न्याय क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था और देश के संविधान और कानूनों का संरक्षक है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत या जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ प्रतिपादित किया गया था? तो सही उत्तर है अमेरिका में। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका भी उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है यूएसए के संविधान से। और न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये है यूएसए के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ पर नहीं है? यूएसए, भारत, इंग्लैंड और फ्रांस। तो दोस्तों इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश के संविधान का आवश्यक लक्षण है? विधि की उचित प्रक्रिया, जिसको कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और भारत। तो सही उत्तर है विधि की उचित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। भारतीय संविधान में जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया शब्दावली को अपनाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा सरकार के प्रमुख अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट तथा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इसमें हमने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं और उन प्रश्नों पे हमने विशेष फोकस किया है जो महत्वपूर्ण हैं। आप उनको अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि परीक्षा के समय रिवाइज करने में आसानी रहे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।